accounting concept or accounting conventions, they are the part of accounting principle. accounting principle मतलब हम accounting करते करते क्या क्या बातों को अप्लाई करेंगे. We have divided these principle into two parts. One is accounting concept and one is accounting conventions. तो सबसे पहले हम accounting concept की बात करते हैं. Accounting concepts. Concepts represent abstract idea which serves to systematize function. मतलब एक ऐसा कोई concept का मतलब एक ऐसा idea है जिससे हम एक systematically काम कर पाए. It is an opinion formulated over the year based on the experience in relation to the environment in which the system functions. बहुत सालों में काम करते करते हम लोगों ने कुछ कायदे कानून बनाए जिससे हमें पता चलेगा कि ये काम को कैसे करना चाहिए, हमें हेल्प मिलेगी. दे आर द नेसेसरी assumption और conditions upon which accounting is based. तो कुछ ऐसी assumptions हैं और कुछ ऐसी conditions हैं जिनके ऊपर हमारी accounting based है. accounting concepts जो है ऐसी हमारी assumption conditions हैं जिसके ऊपर accounting based है और ये सब they are developed to convey the same meaning to all people. सबके लिए एक जैसा हमारा accounting हो उसके लिए हम इसे बनाते हैं. Some of the important concepts are given as follows. Number one is entity concept. For accounting purpose, the business is treated as a separate entity from the proprietor or owner. जो ओनर है वो अलग है और जो हमारा बिजनेस है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं. यही एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें कहता है. इट मे साउंड टू बी एब्सर्ड दैट वन कैन सेल गुड्स टू हिमसेल्फ. ये एक अजीब सी बात लगेगी कि मैं कहूं मैं अपने आप को माल बेच रहा हूं, है ना. बट ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एज पर दिस पॉइंट ऑफ व्यू. हम अकाउंटिंग करते हुए ये मानते हैं कि ओनर प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम बिजनेस जो इंसान नहीं है, बिजनेस नॉन लिविंग आइटम है, चीज है एक ऐसी जिसके अंदर ताकत जान नहीं है. बिजनेस अपने आप कुछ नहीं करेगा, तो हम अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम बिजनेस है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को टैकल करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो हम बिजनेस है और ओनर अलग है. ओनर कोई और है, हम कोई और है, और हम कौन है, हम है बिजनेस. तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो हम कहेंगे पैसा आ रहा है. ओनर के हिसाब से नहीं सोचेंगे. ओनर के हिसाब से सोचोगे तो पैसा जा रहा है. आप अगर ओनर है तो आपके पास से पैसे जा रहा है, लेकिन मैं ओनर हूं तो मेरे पास से भी जा रहा है. लेकिन अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे पास पैसा आ रहा है. This concept helps in keeping private affair of the proprietor away from the business affairs. इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है जो प्राइवेट अफेयर है, जो प्राइवेट है, जैसे वो घर पे राशन लेकर आ रहा है, ब्रेड ला रहा है, टूथपेस्ट ला रहा है, घर पे अपनी वाइफ को ओनर कोई ज्वेलरी दे रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस दे रहा है, वो सारी चीजें अलग, और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अलग. दोनों अलग अलग तभी हो सकती है जब हम ये माने बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. अगर दोनों एक ही होंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा बिजनेस का क्या प्रॉफिट आ रहा है. Thus, if proprietor invests 1 lakh in the business, it is deemed that proprietor has given 1 lakh to the business. जब प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, एंड इट इज शोन एज ए लाइबिलिटी इन द बिजनेस. हम इसे एज ए लाइबिलिटी क्रिएट मानते. जो पैसा ओनर बिजनेस में दे रहा है ये हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी हम बोलते हैं हमने पैसा वापस करना है फ्यूचर में, और इसे और लाइबिलिटी से मिक्स ना हो जाए तो है तो लाइबिलिटी, लेकिन इस लाइबिलिटी का नाम हम कैपिटल रख देते हैं. क्योंकि और मान लिया आप एक ऐसा इसे समझो, ये बिजनेस है, ये मिस्टर ए हैं, ओनर है, इन्होंने पैसा लगाया,
ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने उधार माल बेचा 20,000 का। अब मिस्टर एक्स भी कायदे से लायबिलिटी है और मिस्टर ए भी लायबिलिटी है, लेकिन मिस्टर एक्स जैसे तो 36 आएंगे, हम हजारों लोगों से माल खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन ओनर तो बहुत कम है, ओनर तो एक ही है हमारा। तो मिस्टर एक स्पेशल पर्सन है जो ओनर है, तो उनको अलग करने के लिए इस लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, दोनों को पैसा देना है। भाई ओनर ने पैसा लगाया तो वापस भी तो करेगा बिजनेस, ऐसा सोचेंगे, लेकिन इस लायबिलिटी का नाम हमने रखा कैपिटल, ताकि ये और लायबिलिटी के साथ मिक्स ना हो जाए। तो हम ओनर के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, बिकॉज बिजनेस हैज टू बी अल्टीमेटली रिपेड टू द प्रोपराइटर। जो पैसा लगाया बिजनेस में प्रोपराइटर ने, कभी ना कभी तो वापस करोगे ना भाई, जब बिजनेस बंद हो जाएगा। Similarly, if the proprietor withdraw 10,000 from the business, it is charged to him. अगर वो बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाकर बाद में 10,000 रुपए निकाल लेगा ओनर, तो उसके पैसे कम हो जाएंगे ना, तो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। वैसे जो पैसा वो प्राइवेट यूज के लिए निकाल कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट enables to record transaction between business and the proprietor. हम बिजनेस और प्रोपराइटर के बीच की ट्रांजैक्शन भी सब लिखते हैं, आपस की ट्रांजैक्शन भी सब लिखते हैं। इट एंश्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट ओनली द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ताकि केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही लिखी जाए। इट सेपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोपराइटर। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस है अकेला, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, नाम सुना हो कभी आपने, कंपनियों सब में ऐसे ही होता है। Although in the eye of the law, a sole trader and his business or the partner and their business are one and same. कानून तो ये कहता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, इकलौता अकेला आदमी उस बिजनेस का ओनर है और वो काम कर रहा है, तो जो बिजनेस का ओनर है और वो जो ओनर है और बिजनेस दोनों एक है कानून की नजर में, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। As per law, both are same, but according for the purpose of accounting, both are different. For accounting purpose, they are regarded as separate entities. दोनों को अलग अलग माना जाता है। It is the business with which we are concerned. हम बिजनेस से मतलब रखेंगे, हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं, हमें बिजनेस से लेना देना है। In case of limited company, liability of shareholder is limited to the extent of unpaid amount of shares. आपको अभी ये कम समझ में हो सकता है बात आए, कंपनी शेयर्स इशू करती है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आपका ज्यादा नुकसान ये होगा, जो शेयर में पैसे लगाए वो डूब जाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल बिजनेस में जो पैसा लगाया वो तो डूब ही सकता है, बाकी जो नुकसान हुआ उसका पैसा भी आपको चुकाना पड़ सकता है, तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने शेयर खरीदा है, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसलिए उसे लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। They are not held liable for the entire liability of the company. Here, the entity concept is applicable from legal point of view of also. तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर फेथफुल हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया 10 लाख से। तो हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसमें, हम लिखते हैं असेट, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमेशा ये इक्वल रहती है। बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया तो कैश आ गया, बिजनेस में कैश आ गया, मतलब असेट आ गई 10 लाख रुपए, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और इस लायबिलिटी को हम कैपिटल का नाम देते हैं, जो ओनर ने पैसा लगाया। फिर लिखा है उसने मशीन खरीद ली 6 लाख की, तो मशीन खरीदने से कैश कम हो गया 6 लाख का, और एक मशीन आ गई 6 लाख की, है ना। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक कैश कितने का रह गया, 10 लाख में से 6 लाख रह गया, तो 4 लाख का तो कैश रह गया, और एक मशीन आ गई हमारे पास 6 लाख रुपए की। तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की एसेट है,
जिसके अंदर हमारी 4 लाख रुपए की कैश है और 6 लाख की मशीनरी, तो ये हमारी यहां पर लिखी हुई, इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। असेट और लायबिलिटी, लायबिलिटी में कैपिटल भी आती है। आगे लिखा, मान लिया उसने 50,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ये जो कैश था 4 लाख रुपए का, क्या ये कैश कम हो जाएगा? 4 लाख में से 50,000 निकाल लिया तो कैश तो कम हो ही जाएगा। क्या कैश निकालने से क्या मशीनरी कम होगी? नहीं, मशीनरी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मशीनरी तो सेम रहेगी। कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल कम हो जाएगी, इसे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स का नाम लेकर के, और हमारी बैलेंस शीट फिर भी मैच करेगी। तो हम ओनर को अलग मान रहे हैं, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इवेंट का दो जगह इफेक्ट आता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। कम से कम दो इफेक्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। या तो एक असेट बढ़ेगी और एक असेट कम हो जाएगी। जैसे मशीनरी खरीदी, सपोज, बताओ क्या होगा? कैश कम हो जाएगा और मशीनरी बढ़ जाएगी। तो एक एसेट बढ़ सकती है, दूसरी कम हो जाएगी। इट इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटी। हमने उधार मशीन खरीद ली, मशीन उधार खरीदी तो मशीनरी तो प्लस होगी। उधार खरीदी है तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटी। तो असेट बढ़ी और लायबिलिटी बढ़ी, ऐसा भी हो सकता है। असेट कम हो गई और एक असेट बढ़ गई, ये तो ए पार्ट ही है। एक असेट कम हुई और लायबिलिटी भी कम हो गई। कैसे? क्रेडिटर की पेमेंट करी, क्रेडिटर कम हो गए, कैश भी कम हो गया। कैश असेट होती है तो असेट भी कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। तो ये इफेक्ट आ सकते हैं। तो यहां लिखा है, मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। कैश में स्टार्ट किया 1 लाख में, तो एक तो कैश नाम की एसेट प्लस हो गई और एक कैपिटल प्लस हो गई। तो दो जगह इफेक्ट आया नहीं आया? जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते तो हर चीज का इफेक्ट दो जगह आता है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, असेट एंड कैपिटल। द बिजनेस गेट्स असेट कैश, और बिजनेस ने ओनर को 1 लाख रुपया फ्यूचर में वापस करना है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल है, इसको हम ऐसा दिखाएंगे। आगे सपोज बिजनेस ने उधार बिल्डिंग खरीदी 50,000 की, तो उधार बिल्डिंग खरीदी है 50,000 की, तो असेट में कैश और बिल्डिंग आ जाएगा कैश के साथ, और बिल्डिंग में कितना हो जाएगा? प्लस 50,000। और हमने उधार खरीदी है तो क्रेडिटर में कितना हो जाएगा? 50,000। कैश में 1 लाख पहले था ही, हमने 30,000 का लोन ले लिया तो कैश में हो गया 130 और लोन लायबिलिटी में आ गया 30। टोटल दोनों साइड का सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लिया ये बैलेंस शीट दी हुई है हमें। कैपिटल 2 लाख, लोन 1 लाख, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और कैश 1 लाख, टोटल असेट 3 लाख। जो ट्रांजैक्शन है कि हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो बताओ फर्नीचर खरीदने से क्या होगा? ये फर्नीचर नाम की एसेट आ जाएगी, है ना, और कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया या नहीं? लोन और कैपिटल तो वही रहा, प्लांट एंड मशीनरी भी वही रहा, फर्नीचर 20,000 का नया आ गया और कैश 80,000 है।
तो दो जगह इफेक्ट आया ना, एक फर्नीचर में आया, एक कैश में आया। एक और ट्रांजेक्शन है, हमने व्हीकल खरीदी है 30,000 की उधार, तो व्हीकल खरीदने से असेट में एक और असेट आ जाएगी और लायबिलिटी भी आ जाएगी, बाकी सब कुछ हो ही रहेगा। हमने बैंक लोन वापस कर दिया 40,000 का, अगर बैंक लोन वापस करेंगे तो 1 लाख में से 40,000 वापस कर देंगे तो 60,000 रह जाएगा और कैश कम हो जाएगा। 80,000 में से हम लोगों ने वापस कर दिया 40,000, तो 80 में से 40 लेस कर दिया तो 40 का हमारा कैश रह जाएगा। तो हर जगह हमारी कम से कम दो जगह इफेक्ट आ रहा है, या तो असेट एसेट में, या लायबिलिटी एसेट में, या असेट और लायबिलिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, बंद होने की कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है। हमारा बिजनेस अगले 100 सालों तक चलता रहेगा, 200 साल 500 साल तक चलता रहेगा, ऐसी एजम्पशन लेते हैं। इसे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। गोइंग मतलब चलता रहेगा, कंसर्न मतलब बिजनेस, तो बिजनेस चलता रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं AS1 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या होता है। एक बिजनेस कंटिन्यू रहता है फोरसीएबल फ्यूचर के लिए, मतलब हमें नहीं पता कब तक, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। इट इज एज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन नोर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और ऑफ curtailing materially the scale of the operation। ये माना जाता है कि बिजनेस की ना तो इच्छा है ना सिचुएशन ऐसी है कि बिजनेस बंद होगा या बिजनेस का बहुत सारा हिस्सा काम करना कम कर देगा, ऐसा हमारी कोई चांसेस नहीं है। इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस कंसर्न विल कंटिन्यू फॉर द फेयरली लॉन्ग टाइम अनलेस एंड अनटिल इट हैज एंटर्ड इनटू ए स्टेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब बंद होना, लिक्विडेट होना ना, सारी एसेट को बेच देना। तो ये कह रखा है कि हम बहुत लंबे तक समय तक चलते रहेंगे जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद होने वाला है। हम अकाउंटिंग करते हुए ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस हमारा अभी बहुत साल और चलेगा। इट डज नॉट इम्प्लाई परमानेंट एग्जिस्टेंस बट सिंपली स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी फॉर ए पीरियड सफिशिएंट टू कैरी बिजनेस प्लान्स। ये कह रहे हैं ये नहीं कि जिंदगी में कभी बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हम ये मानते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा अनटिल अनलेस हमें ये दिखाई दे कि बिजनेस बंद होने वाला है। इट इज एज्यूम्ड दैट एक्टिविटीज विल कंटिन्यू एट लीस्ट फॉर स्पैन ऑफ टाइम नेसेसरी टू मीट इट्स प्रेजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये माना जाता है कम से कम इतना तो बिजनेस चलेगा कि जो फिलहाल हमने पैसा देना वो सब दे पाए। इट इम्प्लाइज दैट असेट आर रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजेशन एंड नॉट फॉर सेल। इससे ये तय होता है कि जो असेट खरीदी है हमने वो बेचने के लिए नहीं खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है। मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है यूज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस तो बहुत लंबा चलेगा। इट इज एज पर दिस assumption दैट द अकाउंटेंट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फोर्स सेल वैल्यू ऑफ असेट व्हाइल वैल्यूइंग देम। देखिए जब असेट होता है, असेट मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब, ये हम जितने में खरीदते हैं माइनस डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पर हम लिखते हैं बैलेंस शीट पर। हो सकता है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, फिर भी हम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि हमने बेचना थोड़ी ना इसको। सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रेदर देन द मार्केट वैल्यू। हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ये देखते हैं मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही है तो हम भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, बस हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। Since the concern is to be kept continuously alive for a long period, financial and accounting policy are directed towards maintaining such continuity of activity। तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस अकाउंटिंग सब इस हिसाब से है कि बिजनेस अभी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर प्रूडेंट है, उन्होंने परचेज करी एक मशीन 8 लाख रुपए की, जिसमें से 10 लाख रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट करे थे उसमें से 8 लाख की मशीन खरीद ली, तो 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, ये पता चल गया।
मशीन खरीदने पे फ्रेट भी दिया 20,000, तो मशीनरी हमें पड़ी 8,20,000 की। 10 लाख पैसा लगाया था जिसमें से 8,20 की मशीन खरीद ली, तो कैश 180 का बचा। सपोज मिस्टर प्रूडेंट वांट्स टू सेल द मशीनरी नाउ, इट मे बी सोल्ड फॉर एन अमाउंट विच मे बी लेस और मोर देन 820। अगर ये मशीनरी आप बेचना चाहे तो 8,20,000 से कम भी बिक सकती है और ज्यादा भी। According to going concern concept, assets are kept for generating benefit in future and not for immediate sale. Current change in the value of asset is not realizable value, hence it should not be accounted. ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एसेट कम या ज्यादा में बिकने की उम्मीद है तो भी जब तक वो बिकेगी नहीं हम उसे नहीं लिखेंगे, पहले उसे बेचिए उसके बाद में उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, ऐसा सोचते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इन अकाउंटिंग एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी खरीदी कितने की खरीदी, माल खरीदा कितने का खरीदा, सैलरी दी कितने की दी। Events or transaction which cannot be expressed in terms of money are not recorded in the books of account. अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसे मनी में डिनोट नहीं किया जा सकता तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे आज ओनर की एक एम्प्लॉय से लड़ाई हो गई और दो घूसे पड़े एक दूसरे के, एक थप्पड़ पड़ा, दो घूसे पड़े। अब बताओ कितने रुपए का थप्पड़ था और कितने रुपए के घूसे थे, ये तो हम डिनोट नहीं कर सकते, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे। Even if they are very important or useful to the business, तो भी नहीं। Purchases and sale of goods, payment of expense and receipt of income are monetary, तो ये सब monetary transactions है, तो इनकी अकाउंटिंग होती है। डेथ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, कोई वर्किंग पर्सन है उसकी डेथ हो गई, क्या मनी में मेजर कर सकते हो? तो नहीं होगा। किसी ने रिजाइन दे दिया तो भी नहीं कर सकते। Integrity of person are the events which cannot be expressed in money. They are not included in accounting systems. तो जो मनी में मेजर हो सकता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। Transaction which affect business materiality but not convertible in money cannot be recorded in the books. To assess financial health of company, it is necessary to decide total value of the asset and liability. हमें सब सही पता लगाने के लिए एसेट और लायबिलिटी का पता लगाना पड़ेगा। ए बिजनेस कंसर्न एज ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसे 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट पे बनाया गया है। फर्नीचर उसमें 20 चेयर्स, 10 टेबल और 10 गोदरेज की कपबोर्ड से अमाउंट है। सप्लायर को 300 यूनिट जो परचेज करी है उसका देना है। From the above details, it is very difficult to assess financial health unless the above items are expressed in terms of money. तो कुछ चीजें स्क्वायर फीट एरिया में, कुछ नंबर्स में, तो उससे तो हम कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। Entrance of a new competitor in the market, conflict between production and marketing departments, ill health of the senior manager are the significant events, but they cannot be recorded in the books of account and cannot be expressed in terms of money. It is clear that non-monetary benefit cannot be recorded in the books of accounts. The transaction, event or assets which are expressed in terms of equivalent money, monetary value are recorded in the books of account. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, देखो भाई, आप बुक में जर्नल बनाना सीखोगे या अकाउंटिंग एंट्री बनाई, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, तो उसमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे उसे मॉनेटरी टर्म्स में ही डिनोट करेंगे, पैसे में ही बात करेंगे और किसी चीज में नहीं। गेहूं खरीदा तो गेहूं की क्वालिटी कैसे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गेहूं खरीदने में जितना पैसा खर्च किया वो बताओ, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहती है दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रियलाइजेबल वैल्यू, द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द रियल worth of asset. Thus, as per cost concept, asset is originally recorded at the price paid to acquire it, that is at cost. जैसे
आप मार्केट गए, एक आपने टीवी चाहिए था, टीवी खरीदा 20,000 में, आकर के अमेजोन पर चेक करा टीवी 17,000 का, हमने कितने का खरीदा 20,000 का, अमेजोन पे कितने का मिल रहा है 17,000 का, तो हम 17,000 में लिखेंगे या 20,000? तो हम 20,000 में लिखेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट 20,000। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जो हमारी कॉस्ट है हम उस पर लिखें, ना कि वो चीज कितने में अवेलेबल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लॉट खरीदा 1 लाख का, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख है या 60,000 है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके 2 रीजन है, एक तो कॉस्ट हमारी है, दूसरा हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस बहुत समय तक चलता रहेगा, तो हम असेट और अपनी मशीनरी बिल्डिंग बेचना थोड़ी ना चाहेंगे, तो हम उसी रेट पर चीजों को लिखेंगे जो हमारी कॉस्ट है, वो कितने की अवेलेबल है मार्केट में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहती है बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कॉस्ट पर रहेगी, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, कभी जरूरत पड़ी परमानेंट वैल्यू चेंज हो रही है तो हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। इट ओनली मीन्स दैट कॉस्ट बिकम द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। Thus, the asset recorded at cost at the time of purchase may systematically be reduced by the process of depreciation. हम depreciation लगाते हैं, asset की वैल्यू को धीरे धीरे डाउन करते रहते हैं। These assets ultimately disappear from the balance sheet। जो इनकी लाइफ है, जैसे कोई एसेट है उसकी लाइफ होगी 2 साल यूज होगी, 5 साल 10 साल, जब वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम बैलेंस शीट से हटा देंगे उसको। The cost concept also implies that if nothing has been paid to acquire an asset, it cannot be shown in the balance sheet और books of account। Suppose आपको फ्री में मिल गई कोई एसेट, आपने पेमेंट तो करी नहीं, तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते। हाँ, 1 रुपये या 100 रुपये पे दिखा सकते हो, उसकी मार्केट वैल्यू पर उसे नहीं दिखा सकते आप। Cost concept brings objectivity in the preparation and presentation of financial statements. It implies that figures shown in the accounting record should be based on objective evidence and not on the subjective view of the person। तो जो भी हम रिकॉर्ड करें उस सबको ऐसा रिकॉर्ड करें कि सब ठीक ठाक हो और सब हमारा सही अकाउंटिंग हो। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हमने पहले भी बात की थी कि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। हम ये एज्यूम कर सकते हैं हमारा बिजनेस 50-100 ईयर्स तक चलता रहेगा। तो अगर हम अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेंगे तो क्या हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे? क्या हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज का पता नहीं लगाएंगे? बिल्कुल पता लगाएंगे, हम प्रॉफिट का पता लगाएंगे, हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज का पता लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपने बहुत लंबे बिजनेस के एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो जनरली 1 ईयर का होता है। तो 1 ईयर के पीरियड में हम डिवाइड करते हैं अकाउंटिंग को, उसी को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। The only way to know whether the business has operated successfully is to close down its doors, sell all assets, pay the liabilities and return any leftover cash to the owners। ये कह रखा है कि बिजनेस सच में फायदे का सौदा है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब सब कुछ बेच बाच के एंड में पैसा बचा हुआ ओनर के हाथ में आए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन, मतलब बिजनेस का बंद हो जाना। ऑब्वियसली इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अकाउंटेंट टू मेजर बिजनेस इनकम इन दिस मैनर। ऐसा थोड़ी ना पता लगाएंगे कि बिजनेस को बेच दो, सब खत्म कर दो, फिर पता लगाओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। हमें बिजनेस बंद थोड़ी ना करना है। In instead of this, business need
पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन देयर प्रोग्रेस। हमें क्या करना है, हमें हर पीरियड के बाद अपने बिजनेस की एक रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट। Accountants slice time into small segments and prepare financial statements for the specific periods. Accountants क्या करते हैं, छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करके, छोटा छोटा पीरियड मतलब ईयर, 1 ईयर के पीरियड में हम अपने बिजनेस को डिवाइड करके उसमें प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। Accounting period is the span of time at the end of which financial statements are prepared to throw light on the result of business during the relevant period. हम क्या करते हैं, एक साल के दौरान क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, इन सब का अंदाजा लगाते हैं, पता लगाते हैं। Although the going concern concept stress करता है continuity nature of the business enterprise, it is customary to divide its life into chapters known as accounting periods. तो हमारा बात की थी, स्ट्रेस करता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि लंबे समय तक बिजनेस चलता रहेगा, फिर भी हम उसे डिवाइड करते हैं लाइफ को 1 ईयर के पीरियड में, ताकि हम प्रॉफिट का पता लगा पाए, हर साल के प्रॉफिट का पता लगा पाए। An accounting period is the interval of the time at the end of which the income statement and financial position are prepared to know the result and resources of the business. तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड एक इंटरवल है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। Although shorter periods are frequently adopted for the purpose of comparative studies, the normal accounting period is 12 months. हम कंपैरिजन के लिए 12 महीने से कम पीरियड का हिसाब लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नॉर्मली अकाउंटिंग 12 मंथ्स की रखते हैं। This is because though the life of business is considered to be indefinite, the measurement of income and strengthening the financial position after a very long period not helping taking timely corrective steps to enable periodic distribution of income to proprietor with reasonable safety. ये कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, फाइन, ठीक है, लेकिन अगर हम इनकम का भी उस लंबे पीरियड तक पता नहीं लगाएंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चल पाएगा अगर कोई गड़बड़ चल रही है, अगर हमें लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें करेक्टिव स्टेप्स हाथों हाथ उठाने पड़ेंगे ना। अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स है, तो हमें जल्दी जल्दी हर साल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। लॉस है तो क्यों लॉस हो रहा है, उसको कैसे हम प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएं, और जो प्रॉफिट हो रहा है तो ओनर अपने घर पे भी तो लेकर जाएगा कुछ प्रॉफिट को, तो उसी हिसाब से लेकर जाएगा जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमें निकालना जरूरी है। Therefore, it is necessary for the concern to stop at regular intervals and see back how it varies. The splitting of life of business in small accounting period is warranted by the following reasons: to enable the management to compute and disperse periodic rewards to the owner at regular intervals, ताकि हम हर बार अलग अलग पीरियड का प्रॉफिट निकालकर अपने ओनर को प्रॉफिट का हिस्सा दे पाए। टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ, गवर्नमेंट भी कहती है कि आप इनकम टैक्स दीजिए, हर साल के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स दीजिए। इनकम टैक्स आप कैसे दोगे, जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना पाएंगे, पता लगा पाएंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आपको ये काम करना है। टू सेटल द लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टुवर्ड द स्टेट विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हैज अंडरगोन ए चेंज, यही बात मैंने अभी आपको बताई। A business organization can make its accounting every day by pressing a few keys on the computer. The companies prepare financial statements for interim period which are less than 1 year. Managers want this financial information frequently for decision making. ये कह रहे हैं कि आजकल तो कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया है और हम लोग सारी अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करते करते कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, तो उसमें एक बटन दबाते ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स लिखी जाती है और एक साइड लायबिलिटीज और कैपिटल लिखी जाती है। वो अभी हम 2-3 महीने बाद बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे अच्छे से कैसे बनाते हैं। तो वो बैलेंस शीट एक बटन दबाते ही बन जाती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, ऐसा इसमें बताया गया। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को एक एक साल के पीरियड में डिवाइड करते हैं ताकि हम सही सही प्रॉफिट का पता लगा पाए। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसे समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कंप्यूट कर पाएंगे अपना। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक वैसे ही बात बताता हूँ। सपोज हमारा ईयर जो होता है ना, जनरली 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। 1 जनवरी को स्टार्ट होके 31 दिसंबर को भी एंड हो सकता है। फ्यूचर में तो ऐसा ही होगा, लेकिन आज की तारीख की बात करें तो आज ज्यादातर ये चलता है इंडिया में। 12 मंथ्स का पीरियड है, 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च को एंड होगा। मान लिया मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है। मार्च की सैलरी आपको पता है प्रैक्टिकली कब दी जाती है? अगले महीने की स्टार्टिंग। तो मार्च की सैलरी कब दी जाएगी? मान लिया मार्च 21 है, 2021 है, मान लिया मार्च। इसकी सैलरी कब दी जाएगी? अप्रैल 21। तो ये सैलरी ड्यू हो गई, लोगों ने काम कर लिया, हमारे एम्प्लॉयज ने काम कर लिया, लेकिन इसकी पेमेंट कब होगी? अप्रैल, अगले साल। और अगला साल तो वो नया अकाउंटिंग पीरियड है। मैंने कहा था ना आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में कि एक एक साल की अकाउंटिंग, तो ये तो अगले साल की अकाउंटिंग में आ जाएंगे हम लोग। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये अगला हो गया। अब मुझे बताओ आप लोग कि ये जो सैलरी का खर्चा है, ये इस पीरियड को बिलोंग करता है या इस पीरियड को? ये ईयर है 2021-22, ये ईयर है 2020-21। 2021 का मतलब अप्रैल 20 से लेके मार्च 21। 21-22 का मतलब है अप्रैल 21 से मार्च 22। एक एक साल ऐसे हर साल चलते रहते हैं हमारे। हर एक साल के बाद एक नया साल शुरू हो जाता है। तो आप में से कोई बता सकता है क्या कि सैलरी कौन से पीरियड का खर्चा है? बता सकता है? ये इस पीरियड का खर्चा है, लेकिन अभी पेमेंट तो हुई नहीं, पेमेंट होगी अगले साल। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है पेमेंट होना एक अलग बात है और खर्चे का होना एक अलग बात है, दोनों अलग अलग है। तो हम केवल ये नहीं सोच सकते कि जब उसकी पेमेंट होंगे तभी हम अकाउंटिंग में लिखे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है पेमेंट हो या ना हो, ऐसी कोई इनकम है तो इनकम में भी दो बात है, इनकम का मिलना और इनकम का कमाना। तो बस मैंने आपका काम कर दिया, पैसा भी मिला नहीं, कमाई तो कर ली, मिला ही तो नहीं है, पैसा मिल जाएगा। तो पैसा कमाना अलग बात है और पैसे का मिलना अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई काम हो तो उसकी एंट्री बना लो, उसे रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसा मिले या ना मिले या पैसा दिया या नहीं दिया। पैसा मिलना देना वो एक अलग बात है। तो ये हम इसी साल 2020-21 में ही एक्सपेंस लिखेंगे, तो इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर हम यहां ना लिख करके यहां लिखेंगे तो इसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बजाय कैश बेसिस, अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस कहते हैं कि भैया कैश आया तो लिख रहे हो, जा रहा है तो लिख रहे हो, वरना नहीं लिख रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करना। वो कम चलती है, ज्यादातर अकाउंटिंग कौन सी होती है हमारी? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब जब कोई खर्चा होता है तो हम लिख लेते हैं, जब कोई इनकम होती है वो लिख, ठीक है। द एक्रूअल सिस्टम इज
The accrual system is a method whereby revenue and expenses are identified with specific periods of time like a month, half year or a year. तो जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू कह देते हैं, उसको हम एक टाइम के हिसाब से कोरिलेट कर पाते। It implies recording of revenue and expenses of a particular period whether they are received, paid or not. पैसा मिला या नहीं मिला, पेमेंट हुई या नहीं हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खर्चा हो गया तो लिखो, अगर इनकम हो गई है तो लिखो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, अब अभी बिल की पेमेंट तो नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हो तो उसे लिख लो, फिर हम उसे पेमेंट करेंगे तो उसे आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे कि अभी पैसा देना है ना। अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली इफ दे आर एक्चुअली रिसीव्ड पेड इन कैश इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करते हैं तो जब कैश पेमेंट करते हैं तभी लिखते हैं, कैश मिलता है तभी लिखते हैं। वो इस साल का है या नहीं, सपोज पिछले साल की इनकम पिछले साल नहीं मिली, इस साल मिली, तो हम इसी साल लिखेंगे। पिछले साल का खर्चा भी इस साल दे दिया, अगले साल का खर्चा भी इस साल दिया, सब इसी साल लिखेंगे। वो कैश बेसिस होता है। लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या हम प्रॉफिट हर साल का मैच नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले साल का खर्चा भी इसी साल लिखा हो जब पेमेंट करिए, जबकि एग्रुअल बेसिस अकाउंटिंग में हम हर साल का प्रॉफिट बहुत अच्छे से कंपेयर कर पाते। रीजन भी कि हर साल का खर्चा, हर साल की इनकम उसी साल लिख रहे हैं, तो सही ट्रू प्रॉफिट निकल कर आता है हमारा। बट अंडर एक्रूअल मेथड द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली आर कंसीडर्ड। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एज दे आर अर्न्ड एंड एक्सपेंस एज दे आर इनकर्ड, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश चेंजेस हैंड। तो हम कैश से को कंसीडर ना करते हुए जब वो अकाउंट हमारा होता है, इनकम उसी साल लिखते हैं, एक्सपेंस उसी साल लिखते हैं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट कॉस्ट, एक्सपेंस, लॉस, गेन एंड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वन चीफ प्रॉब्लम अराइज, दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। देखिए, रेवेन्यू आइटम क्या होती है और कैपिटल आइटम क्या होती है, ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा था। मैं दोबारा बता देता हूँ, उस समय शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में ना आया हो, दोबारा से बता देता हूँ। सपोज ये हमारे बिजनेस की लाइफ है, मान लिया 100 ईयर्स तक बिजनेस चलेगा, इसे 1 ईयर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो खर्चा विद इन 1 ईयर से रिलेटेड है या जो इनकम 1 ईयर के अंदर अंदर हमारी यूज हो जाती है, उसे हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। जैसे सेल्स, माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, ये तो छोटे छोटे पीरियड को बिलोंग करते हैं। ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर। और कैपिटल नेचर किसे कहते हैं? कैपिटल नेचर होता है जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करती है। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग तो हम 10 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक यूज करेंगे, तो ये तो बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड को कवर कर रही है। तो जो आइटम बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड को कवर करती है उसे कैपिटल नेचर बोलते हैं। और जो 1 ईयर या 1 ईयर से कम टाइम के अंदर हो जाती है तो उसको हम रेवेन्यू नेचर। Any increase in the owner's equity resulting from business operation is called revenue। ये कह रखा है कि जो भी प्रॉफिट हमारे ओनर की कैपिटल को बढ़ा दे। ओनर की कैपिटल अपने आप से कैसे बढ़ेगी? मान लिया ओनर ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो उसकी कैपिटल 1 लाख से बढ़ के 1,05,000 हो जाएगी ना। तो वो जो कैपिटल बढ़ेगा वो कौन बढ़ाएगा? रेवेन्यू, बताइए, इनकम।
और अगर उसकी कैपिटल कम होगी तो खर्चे से कम होगी, एक्सपेंस से कम हो जाएगी। Therefore, excess of revenue over expenditure is called income। ये कह रहे हैं जो पैसा आ रहा है बिजनेस में सेल वगैरह करने से, रिवेन्यू नेचर का पैसा जो आ रहा है माइनस रिवेन्यू नेचर का जो खर्चा हो रहा है उसे इनकम या प्रॉफिट बोल देंगे, उससे कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, और अगर खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, लॉस हो जाएगा आपको। एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू रिलेटेड टू पीरियड में बी पेड और अनपेड। खर्चा हो सकता है दिया हो ना दिया हो, रिवेन्यू हो सकता है मिली हो ना मिले हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या कहते हैं, अमाउंट एक्चुअली पेड। मान लिया, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम सैलरी है हमारे एम्प्लॉय की 10,000 पर मंथ, ठीक है, तो एक साल की कितनी सैलरी हो गई, 1,20,000 हो गई या नहीं। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो सैलरी का खर्चा 1,20,000 ही लिखेंगे। हो सकता है हमने जो पेमेंट करी है वो इतनी पेमेंट ना करी हो। कैसे, इस साल हमने केवल 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी। कितनी, 1,00,000। अमाउंट पेड में क्या लिखेंगे, 1,00,000। लेकिन हमारा इस साल का खर्चा कितना है, 1,20,000। तो कैसे आएगा 1,20,000, वो समझते हैं। इसमें से लेस करेंगे जो पिछले साल का खर्चा हमने इस साल दिया। तो पिछले साल की है ना, मार्च महीने की सैलरी इस साल दी हमने, तो उसे माइनस कर देंगे। 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, क्योंकि वो पिछले साल का खर्चा था, इस साल का तो नहीं था, ये तो और 90,000 रह गया। ठीक है, अमाउंट परटेनिंग टू करंट पीरियड बट नॉट पेड। इस साल हमने 3 महीने की सैलरी नहीं दी अभी तक। कितने महीने की, 3 महीने की, वो ऐड हो जाएगी। टोटल कितना आया, 120। देखो वही आया ना, 1,20,000। तो हमारा प्लस माइनस करके वही आएगा। हमारा पेमेंट देखो कितना, 1,00,000, लेकिन वो नहीं आएगा इस साल। क्यों, हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो नहीं लिखते, जो इस साल का खर्चा है वो लिखते। एग्जाम्पल देखते, मिस्टर जोयेश हैं, उन्होंने महेश को 9,000 रुपए दिए 15 मार्च को, और जिस काम के लिए दिए हैं वो काम होगा 1 अप्रैल से 30 जून। तो हमारा देखो ईयर है ये, 2 साल अलग अलग हो गए इसमें इन्वॉल्व। हमने पेमेंट कब करी है, यहाँ 15 मार्च 2010 को। तो ये ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2009 को शुरू हुआ, एंड कब होगा 31 मार्च 2010 को। तो ईयर कौन सा, ये 2009-10। लेकिन काम कब होगा, काम होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक। ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2011। तो ये ईयर कौन सा, 2010-2011। तो काम होगा अगले साल, पेमेंट हुई इस साल। तो हैज मिस्टर महेश अर्न, कोई मिस्टर जयेश ने महेश को पेमेंट करी, तो महेश है जिसे पेमेंट मिली, जो काम करेंगे। तो पेमेंट मिली, तो क्या पेमेंट मिलने पर इनकम हुई, नहीं, पेमेंट मिलने पे इनकम नहीं होगी, इनकम होगी 2010-11 की। मिस्टर महेश हैज नॉट अर्न एनी रेवेन्यू, उन्होंने कमाई नहीं करी है। देखो पैसा मिलना अलग बात है, कमाना अलग बात है। He has received cash but not performed the service। उसे पैसा तो मिल गया लेकिन उसने काम थोड़ी ना करा। On 15 March under accrual method, Mr. Mahesh will record unearned service revenue। वो क्या लिखेगा, unearned service revenue का मतलब है कि पैसा मिल गया, काम नहीं किया। इट इज लाइबिलिटी, ये एक लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अभी काम करना है, काम करना, तो काम करना मतलब लाइबिलिटी, या तो पैसा देना या काम करना, ये लाइबिलिटी। तो उसने अभी काम करना है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी। Mr. Jigna purchased goods of ₹80,000 from Madhvi by paying cash of 30,000 and sells 1,00,000 of which the customer paid only 75,000।
तो इन्होंने माल खरीदा है 80,000 रुपए का, पेमेंट केवल 30,000 करी है। और इन्होंने माल बेचा 1,00,000 रुपए का, लेकिन पैसा केवल 75,000 मिला है। तो हम इसको इस तरीके से देखें तो हमारी कमाई कितनी है, 1,00,000 का माल बेचा 75,000 मिला। अगर हम कैश बेसिस पे करेंगे ना, कैश बेसिस, तो हम कहेंगे 75,000 रुपए का माल बिका क्योंकि 75,000 रुपए आए हैं और 30,000 रुपए की पेमेंट करी माल खरीदने पे, तो हमारे पास 45,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये गलत है। क्यों? असल में जो हमने माल बेचा है, जो सेल्स करी है, वो 1,00,000 रुपए की करी है ना, और जो माल खरीदा है परचेजेस वो 80,000 की है। तो जो प्रॉफिट है हमारा वो 20,000 है। पैसा आया कितना गया वो एक अलग चीज। तो इसलिए यहां पर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 20,000 का होगा। प्रॉफिट कैसे आता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिवेन्यू मतलब जितने का काम कर दिया, तो कितने की सेल कर दी? 1 लाख की। एक्सपेंस कितने का एक्सपेंस किया? 80,000 का माल खरीदा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000। तो ये है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस बहुत लंबा होता है। हमें ये भी पता चल गया कि हम एक्रूवल बेसिस से अकाउंटिंग, रिवेन्यू और कॉस्ट लिखेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हर साल का। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एवरी ईयर का हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम मैचिंग भी करेंगे। कैसे? अब एक बात बताओ, अगर हम कोई एक्सपेंस लिख रहे हैं, कोई इनकम लिख रहे हैं, कोई इनकम लिख दी और उस इनकम से रिलेटेड खर्चा नहीं लिखा, तो ट्रू प्रॉफिट कैसे आएगा? तो मैच करेंगे। अगर हमारी इस साल की कोई सेल हुई है, तो उस सेल से रिलेटेड सारा खर्चा हम इसी साल लिखेंगे, चाहे वो खर्चा हो अगले साल। पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा, खर्चा ही नहीं हुआ इस साल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल करी उधार सेल करने पे कुछ पैसा डूब जाता है, जिसे बैड डेट्स बोलते हैं। उधार सेल करिए, अभी पैसा लेना है, लेकिन हमें पता है कि कुछ पैसा इसमें से डूब जाएगा, वो अगले साल डूबेगा, अभी नहीं डूबेगा। लेकिन क्योंकि सेल इसी साल लिखी है, तो उसका बैड डेट्स का खर्चा भी इसी साल लिखेंगे, तभी तो ठीक प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉस्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग period concept or accrual concept. Making profit is the most important objective that keeps the proprietor engaged in the business activities. हम proprietor मतलब ओनर, हम कोई बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम उसी में लगे रहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं। That is why most of the accounting time is spent in involving techniques for measuring the profitability of the concern. तो हम क्या करते हैं? हम लगे रहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमें इस चीज का पता चलता है। टू असरटेन द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग ए पीरियड, इट इज नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ द पीरियड। हम मैच करेंगे उसी पीरियड के, जो हमने बात करी ना, अप्रैल टू मार्च हमारा ईयर होता है, तो उसी ईयर की रेवेन्यू उसी ईयर के एक्सपेंस को मैच करेंगे। Income earned by the business during a period can be measured only when the revenue earned during the period is compared with the expenditure incurred to earn that revenue. जो हमने उसी रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा किया है, उसे लिखना पड़ेगा। The question when the payment was made received is irrelevant. पैसा कब आया उससे कोई लेना देना नहीं, पैसा कब गया उससे कोई लेना देना नहीं। Therefore, as per this concept, adjustment are made for all outstanding, prepaid, accrued income, unearned income. Outstanding expenses किसे कहते हैं? हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, मतलब खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। प्रीपेड एक्सपेंसेस खर्चा नहीं हुआ, एडवांस में पेमेंट कर। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि पैसा कमा लिया लेकिन पैसा मिला नहीं। अनअर्न्ड का मतलब होता है कि पैसा कमाया नहीं लेकिन पैसा मिल गया।
The matching principle directs the accountant to identify all expenses incurred during the period, to measure the expense and to match the expense against the revenue of that period. हम उसी साल के एक्सपेंस उसी साल की इनकम को लिखते हैं. To match expenses against revenue means to subtract the expense from the revenue in order to compute net income or net loss. प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? उस साल की इनकम में से, रिवेन्यू में से उस साल का एक्सपेंस माइनस करके. तो कैसे पता चलेगा? रिवेन्यू कहां से आता है? सेल करने से, माल बेचने से. कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस देने से. जैसे आपका ब्यूटी पार्लर, तो आप कुछ बेच नहीं रहे, कोई लेडी आ रही है, आप उनका मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, फेशियल कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है. तो ये क्या है जो पैसा आ रहा है? रिवेन्यू नेचर का भी होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो लोन ले लिया तो आपका जी कमाई हो गई, लोन ले लिया तो वापस भी तो करना है. तो आपकी रिवेन्यू वो है जो पैसा आया लेकिन वापस नहीं देना किसी को, उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू. और एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो खर्चा करा लेकिन वापस नहीं आएगा. असेट को खरीदने में खर्चा नहीं कर रहे, असेट को खरीदने में जो खर्चा करते हैं वो कैपिटल नेचर होता है, ये रिवेन्यू नेचर है. तो रिवेन्यू में से खर्चा लेस करेंगे, प्लस आएगा तो प्रॉफिट और माइनस आएगा तो लॉस. प्लस आएगा तो प्रॉफिट और माइनस आएगा तो लॉस. जैसे कि यहां पर देखते हैं, श्रुति ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 20,000 यूनिट्स खरीदी 150 के हिसाब से और 16,000 यूनिट बेच दी 200 के हिसाब से. अब बताओ, मैच करेंगे, उसने कितना माल बेचा? बताओ, 16,000 यूनिट 200 के हिसाब से. इसे क्या बोलेंगे? रिवेन्यू. ऐसा आ रहा है सेल करने से. अब उसने खरीदा है 20,000 यूनिट, लेकिन 20,000 खर्चा थोड़ी ना इस साल का. मैचिंग करेंगे, जब बेचा 16,000 है तो खर्चा भी 16,000 का ही तो लिखेंगे, इसे ही तो मैचिंग बोल रहे हैं. ये थोड़ी ना कि बेचा तो आपने 16,000 और एक्सपेंसेस में खर्चा लिख दो 20,000 का. अरे 20,000 का जब माल ही नहीं बेचा तो खर्चे में क्यों लिखोगे? खर्चा भी 16,000 का ही लिखेंगे. 16,000 यूनिट 150 की. यही तो हमारा मैचिंग कर रहा है. जो 4,000 यूनिट नहीं बेची वो अगले साल बेचेंगे, अगले साल लिखेंगे खर्चे. इस साल का खर्चा थोड़ी ना है. तो हमने सेल लिख दी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दिया. 16,000 यूनिट 150 के हिसाब से 24 लाख की हो गई. ही पेड रेंट 5,000 पर मंथ. 10 महीने का रेंट दिया, लेकिन रेंट तो 12 महीने का देना था, 2 महीने का रेंट दिया नहीं. इसका मतलब ये थोड़ी ना खर्चा नहीं है, खर्चा तो है. तो 5,000 के हिसाब से 10 महीने का दिया, लेकिन हम 12 महीने का खर्चा लिखेंगे, पूरे 12 महीने का, क्योंकि पूरा 12 महीने काम करा हमने. लिखा उन्होंने 12 लाख रुपए दिए हैं और 20 लाख रुपए मिले हैं. उससे कोई मतलब नहीं कि जो माल बेचा उसका पैसा कितना मिला, जो माल खरीदा उसका पैसा कितना दिया, वो एक अलग हिसाब है. प्रॉफिट लॉस के लिए उसका ध्यान नहीं रख रहे. तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 7,40,000. 16,000 यूनिट 200 के हिसाब से बेची, 16,000 यूनिट 150 के हिसाब से खरीदी. रेंट दिया 12 महीने का, 10 महीने का रेंट दिया, फिर भी 12 महीने का लिख रहे हैं क्योंकि हमने 12 महीने 12 मंथ्स काम करा. यहाँ लिखा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर काम किया. तो जब 12 महीने काम किया तो 12 महीने का रेंट ही दिया होगा हमने. दिया होगा मतलब 12 महीने का रेंट का खर्चा है, दिया चाहे 10 महीने का है. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 2 महीने का रेंट देंगे ही नहीं, देंगे. खर्चा तो पूरा 12 महीने का लिखेंगे. मैचिंग कॉन्सेप्ट यही है. सेल हुई 16,000 यूनिट तो खर्चा भी 16,000 यूनिट का लिखेंगे. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है. रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम कब माने कि रिवेन्यू हमने कमा लिया है, हमने अर्निंग कर ली है. सेल्स हुई रिवेन्यू रिकॉग्निशन में या रियलाइजेशन में, मतलब सेल्स हुई तो वो सेल हमारी हो गई है एक्चुअल में. ये हम कब पता लगाएं और तब हम उसे रिकॉर्ड करें. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड. आप जब कमाई करेंगे, जब अर्निंग करेंगे, तभी तो आप उसे लिखेंगे.
अब एक फोन आया आपके पास और उसने कहा जी आपके पास ये सामान है, आपने कहा हाँ है, उसने कहा ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ, अब उसी समय मान लो कि सेल हो गई, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं, सामान पसंद नहीं करेगा, या तो पैसे दे देगा हाथों हाथ, या फिर उधार लेकर के बाद में देने का प्रॉमिस करके जब तक सामान नहीं लेगा हम सेल थोड़ी ना मान लेंगे। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल इज अफेक्टेड। हम रिवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब तभी मानेंगे जब सेल हो गई हो या सर्विस रेंडर्ड मतलब दे दी गई हो। सर्विस दे दी हमने, सर्विस कौन देता है? या तो हम बिजनेस करते हैं, तो या तो रिवेन्यू का मतलब बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहां से आता है, या तो माल बेचने से या सर्विस देने से। अब कैसे सर्विस देने से? आप एक शॉप पर गए, कपड़ा दिया ड्राई क्लीन के लिए, और फिर 2 दिन के बाद कपड़ा ड्राई क्लीन का लेकर आ गए, तो उसने आपको कोई सामान नहीं बेचा, उसने आपको सर्विस दी, है ना। आप ब्यूटी पार्लर गए, सैलून गए, हेयर कट करा कर आए, तो उसने आपको सर्विस दी। तो जब सर्विस दे दी गई तो मान लिया कमाई हो गई। सेल इज कंसिडर्ड टू बी मेड व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर एंड ही इज लीगली लायबल टू पे। जब हम माल बेचते हैं तो माल बेचने पे जब सामान दूसरे का बन जाएगा तो हम मानेंगे कि सेल हो गई। अब अगर कैसे पता चलेगा सामान हो गया? मान लिया आपने मेरे से कुछ सामान खरीदा और वो सामान टूट फूट जाए, चोरी हो गए, खराब हो जाए, वो लॉस आपका होगा, मेरा नहीं, तो इसका मतलब सामान बिक गया। आपने मेरे से सामान खरीदा, घर ले गए, घर ले जाकर के रास्ते में गिर गया, टूट गया, तो आपका लॉस है, मेरा थोड़ी ना है। तो इसका मतलब जब लॉस आपका होगा तो सेल हो गई, रियलाइजेशन आप कर सकते हो। However, in order to recognize revenue, receipt of cash is not essential. जरूरी नहीं है पैसा मिल गया हो, ये तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। पैसा मिलना एक अलग बात है। आप मेरे से उधार सामान खरीद कर चले गए, सामान तो आपका हो गया ना, तो पैसा मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सामान बिक गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब खराब होगा तो भी आपका, उससे कुछ प्रॉफिट होगा तो भी आपका। इवन क्रेडिट सेल रिजल्ट इन रियलाइजेशन एज इट क्रिएट्स ए डेफिनेट एसेट कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। जब हम उधार सामान बेचते हैं तो क्या होता है, उधार सामान बेचने पे मुझे आपसे पैसा मिलेगा फ्यूचर में, आप मेरे डेटर हो, इसे अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो भी हम क्या करेंगे, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। However, there are certain exception to the concept. कुछ exceptions है, वो exceptions ऐसी हैं जो अभी आपके मतलब की नहीं है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या हायर परचेज होता है, तो वो अभी आपके मतलब की नहीं है। इनकम जब मिलती है हमें, चाहे कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, ये सब चीजें हम इनकम मान लेते हैं जब हमें मिल गई। मिलने का मतलब काम कर दिया हमने। जैसे हमने किसी का सामान बिकवाना था और उस पर हमें कमीशन मिलनी थी, सामान बिकवा दिया, हमने सेल करा दिया, कमीशन अभी मिली नहीं, मिल जाएगी, लेकिन कमाई तो हो गई, तो उसे रिकॉग्नाइज कर लो। क्योंकि जो पॉइंट था कि कमीशन कब मिलेगी, जब सामान बेचेंगे, सामान बेच दिया तो कमीशन अभी मिलनी तय हो गई, तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। कैश में नहीं मिला, ये एक अलग बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Revenue is recognized at the time of production when product can be mended easily at an objectively determined price. In case of long term contract, the contractor may elect. ऐसा है, कई बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है 2-3 साल तक चलता है, उसमें एक अलग तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नहीं तो काम हो गया, पूरा हो गया, तो सेल मान लो। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर एक सीए का इंस्टीट्यूट, ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9
में प्रिंसिपल्स बताए हैं जो ये कहता है कि हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें, ये उसमें भी बता रखा है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपसे कोई सामान लेकर गया कि मैं घर पे दिखाऊंगा, घर पे कहेंगे ओके तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा, तो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आप, अभी बिका नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तय हो गया है, पैसा मिला नहीं मिला ये अलग बात है। वरना तो क्या होगा, कोई पैसे दे गया एडवांस और अभी सामान नहीं लिया तो उसे सेल नहीं मानोगे, क्योंकि हो सकता है वो सामान ही ना ले, पैसे वापस ले जाए आपके। तो हमें पैसा लेना देने से नहीं देखना, हमें देखना काम हुआ या नहीं, सेल हुई नहीं, सर्विस दी नहीं दी, कमीशन हमारा इनकम है, एक्सपेंस है, जब काम हो जाएगा तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यह है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लीगल सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करेंगे। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म मतलब एक्चुअल जो पोजीशन है उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक कार खरीदी अपने फ्रेंड से 2 लाख की, आपने उसको पेमेंट कर दी, चाबी आपको मिल गई, आप इसे चलाते हो। आपको पता है कार की एक ओनरशिप होती है, पेपर ट्रांसफर कराने पड़ते हैं अपने नाम, वो अभी ट्रांसफर नहीं कराए, तो लीगली मान लिया ये कार मैंने खरीदी है, तो लीगली मैं अभी इस कार का ओनर नहीं हूं, लेकिन क्या सच में ओनर हूं या नहीं? सच में तो ओनर हूं, पैसा दे दिया और मैं कार को चला रहा हूं। लीगल ओनर नहीं हूं लेकिन सच में ओनर हूं। अब अकाउंटिंग करते हुए आपको लीगल सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करनी। मैं ओनर हूं, मैंने कार खरीद ली, तो हम लिख लेंगे अपनी एसेट में कार को, चाहे मैं ये कार मेरे नाम पर नहीं हुई तो भी, क्योंकि पैसा दे दिया, कार मेरे पास है, मैं चला रहा हूं। ऐसे ही घर है, मैंने घर खरीदा, अभी घर अपने नाम नहीं हुआ लेकिन पेमेंट दे दी, मैं रहने लग गया घर में, तो घर को बैलेंस शीट में असेट में दिखाऊंगा। ये है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट of transactions and events should be governed by their substance and not merely by the legal form। ये कह रहे हैं सब्सटेंस मतलब जो एक्चुअल में सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग करेंगे। एग्जांपल, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, आपने सेल कर दी लैंड एंड बिल्डिंग और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपकी नहीं है वो, अब आप अपनी बैलेंस शीट में असेट में उसे नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बिक गई। लीगल ओनर आप हो लेकिन एक्चुअल में नहीं हो, इसलिए उसे नहीं दिखाएंगे। If the firm has sold its land and building, received the consideration, handed over the possession, it should be recorded as sale। आपको इसे बिका हुआ दिखा देना चाहिए। This recognition cannot be postponed for mere procedural formality pending registration of sale deed। वो कह रहे हैं आपने अभी सेल डीड नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर नहीं हुआ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम सेल की एंट्री नहीं बनाएंगे, सेल हो गई तो बना दो भैया। हायर परचेज, आप कार स्कूटर कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हो ना, आजकल क्या होती है कार सब इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, तो जब आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदी तो ओनरशिप आपके नाम पर नहीं आती जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना कर दो, आप ओनर नहीं बनते उसके, लेकिन आप एज ए ओनर उसे यूज कर रहे हो। तो अकाउंटिंग कहती है कि पहले दिन से उसे असेट की तरह लिखकर अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ, परचेज मानकर असेट खरीदी हुई मान लो, लीगल ओनर नहीं हो फिर भी। ऐसी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, आपने किसी से कोई असेट खरीदने के लिए कोई बात हुई है इंस्टॉलमेंट पे, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो भी हम उसे ओनर मान लें। तो लीगल सिचुएशन के बजाय एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग करी जाए, इसे ही सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कहते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की,
तो कई बार कुछ ऐसा होता है जो चल रहा होता है, पुराना रीति रिवाज है, बहुत पुराने समय से कोई चीज चल रहा है, तो वो फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग शादी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ शादी होती है तो दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर भेजा जाता है, ठीक है। दुल्हन है वो इतनी तैयार होती है, इतना मेकअप होता है कि शादी के बाद कभी भी शक्ल मिलती नहीं है। शादी पे कोई और शक्ल होती है, बाद में कोई और होती है ना। तो लेकिन अब सड़क पर जा रहे हैं, घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा जा रहा है, लोग भीड़ भाड़ है, लोग सड़क पे लेट लेट के डांस कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो बहुत अजीब सी चीज है। लेकिन चल रहा है, सब कुछ हमेशा चलता है, तो हमें अजीब सा नहीं लगता है ना। तो कन्वेंशंस आर customs or traditions guiding the preparation of accounting statements। जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, जो बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, चल रहा है, तो वो चल रहा है तो चल रहा है, उस हिसाब से हम भी आगे बढ़ते हैं, वही चीज कंटिन्यू करते हैं। दे आर एडॉप्टेड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर एंड मीनिंगफुल। इनसे और ज्यादा अच्छी अकाउंटिंग मानी जाती है कि अच्छी अकाउंटिंग हो रही है। They represent usage or methods generally accepted and customary use. These are statements or rules of practice employed or followed with common consent। कुछ चीजें जो सब लोग मान चुके हैं इस बात को, और सब कुछ मान चुके हैं, तो वो सब लोग यूज कर रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं। These exist in cases where there are different alternatives which are equally logical, and some of these are generally accepted having consideration of cost, time, habit or convenience। कई बार क्या होता है, हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। एक कंपाइलेशन ऑफ सच कन्वेंशन टेक द फॉर्म ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स। इनको गैप बोलते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स और प्रोड्यूसर्स, इस तरीके से हम बोलते हैं। सम एरियाज ऑफ कन्वेंशंस रिलेटेड टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, this means that the accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information। अब एक बताइए, आप किसी किसी के घर पर गेट पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कई जगह लिखा होता है। क्या हर एक घर में जहां पर कुत्ता है हर जगह हर एक के घर के गेट पे लिखा होता है? नहीं, कुछ कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं भी लिखते। लेकिन अगर सब लिख लें जिनके घर में कुत्ता है तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? जिस जो आ रहा है उसे पहले ही पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर कुत्ता है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो अगर ये कस्टम हो जाए कि भैया सब लोग ऐसा करेंगे। अब देखो, दिवाली होती है तो लोग अपने घर पे लाइट लगाते हैं, तो ये क्या है, सब चल रहा है तो सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही है एक कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कि आप अकाउंटिंग करते हुए जिन जिन मेथड को, जिन अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज कर रहे हो, उनको डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज करने से क्या होगा, पता चलेगा कि भाई ये अकाउंटिंग करते हुए ये मेथड अपनाया गया है, अदरवाइज हमें पता नहीं चल पाएगा। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज है, आटे का बिस्किट है, मैदे का है, कितनी चीनी है, सब कुछ लिखा है उसके ऊपर, तो आसान हो गया ना, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। The accounting report should disclose full and fair information to the proprietors, creditors, investors and others। तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। This convention is especially significant in case of big business like joint stock company where there is diverse between the ओनर्स एंड मैनेजर्स। देखिए, ओनर्स और मैनेजर अलग अलग रहते, एक साथ नहीं होते।
तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं, ताकि जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है उसे सब कुछ पता चल सके। Therefore, the Indian Companies Act not only require the account of company must give a true and fair view of a state of affairs, but it has also prescribed content। एक फॉर्मेट बता रखा है, उस फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कंपनी को। तो ये एक ऐसा जरूरी चीज है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बताओ तो दूसरों के पास सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। However, it does not mean that all information or all type of information should be included in accounting statement. The term disclosure only implies that there must be sufficient disclosure of information which is of material interest to proprietor, present and potential creditor and investor। ये कहना चाह रहे हैं कि जो जरूरी चीजें हैं वो सब बता दो। 100% चीज 100% इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। जो जरूरी चीज है वो आप बता दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए, जिसकी जरूरत है वो बता दीजिए। ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट फुल फेयर एंड एडिक्वेट मटेरियल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर होनेस्टली प्रिपेयर्ड। अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। फुल डिस्क्लोजर मीन नथिंग इज ओमिटेड, कुछ छूटा ना हो। फेयर मीन्स कि सबने को सही तरीके से किया गया हो, कुछ गड़बड़ ना करी हो। द होल आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज टू प्रोवाइड वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये कहने का मतलब ये है, आपको अभी पता नहीं होगा ढंग से, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ईयर एंड में, जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, और उसे बनाने के लिए क्या क्या मेथड, क्या क्या पॉलिसी यूज हुई है, उन सबको जो इम्पोर्टेंट है उन सबको डिस्क्लोज करना होता है आपको। तो ये फर्स्ट कन्वेंशन है डिस्क्लोजर की, कि कहीं ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको सब चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। वैसे तो सीए इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख दिया कि क्या क्या डिस्क्लोजर आपको देनी पड़ेगी। स्टिल अपनी कन्वेंशन के हिसाब से भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप से दे देते हैं, बता देते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। अब देखो, जैसे आप किसी से कार खरीदने के लिए गए, सपोज सेकेंड हैंड कार है और आप कार खरीदने के लिए गए, और उससे आपने कहा भैया कोई बात गड़बड़ है तो बता दे। ठीक है। तो वो क्या बता रहा है आपको? वो ये बता रहा है कि गाड़ी मैंने 5 साल पहले खरीदी थी, मेरी गाड़ी जो है बढ़िया चलती है, एक बारी में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और गाड़ी आराम से पार्क हो जाती है। ये सारी बातें बता रहे हैं। अगर मान लिया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है या नहीं? ये बतानी चाहिए। तो ये जरूर बतानी है। फालतू की बातें बताओ या ना बताओ। ये गाड़ी चोरी की है, ये तो बतानी पड़ेगी भैया, गाड़ी चोरी की है, समझ रहे हो? ये गाड़ी में जो टायर है वो सारे के सारे टायर घिसे हुए हैं, बिल्कुल वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो आप बताएं या ना बताएं, वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो तो आपको बतानी पड़ेगी, है ना? ये गाड़ी का इंजन बिल्कुल खराब है और अभी पिछली बार भी ठीक कराया और गाड़ी बहुत जल्दी दोबारा से खराब हो जाएगी, ये बात बताने की। तो दीज आर मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब जैसे शादी के लिए गए जी, अब लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले पहुंच गए। अब लड़की वाले पूछ रहे हैं लड़के वालों से कि भैया लड़के में कोई कुछ ऐब है तो बता दो। तो वो कह रहे हैं जी हाँ ऐब है जी, बहुत बोलता है। ये बहुत बोलता है तो ये ऐब हुआ।
या जुआ खेलता है बुआ, ये जुआ खेलता है वो बता नहीं रहे, ठीक है ना। सुबह सुबह ही बैठ करके दारू पीना शुरू कर देता है, ये बता नहीं रहे। अजी बहुत बोलता है, सुबह थोड़ा देर से उठता है, फालतू की बातें बता रहे हैं। तो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन उस जगह उस सिचुएशन में है वो ये है कि भैया आपके अंदर कोई ऐप है तो आप बता दो, वो नहीं बता रहे हैं तो मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई गई, तो ये ठीक नहीं, वो बताना पड़ेगा। लड़के वालों ने लड़की से पूछा कोई दिक्कत है, कोई बता दो क्या जी, कोई दिक्कत नहीं, उसकी एक पूरा पैर नकली है, आप बता ही नहीं रहे हो, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन। ऐसी अकाउंटिंग में भी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी बातें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी, उसको अलग से शो करना पड़ेगा। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उसे अलग से शो मत करिए। जैसे हमारा 50,000 रुपये महीने की सैलरी का खर्चा है, हैवी एक्सपेंडिचर है, अलग से दिखाना पड़ेगा। और चाय आती है 50-100 रुपये महीना की, उसे अलग से नहीं भी दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहे हैं जो छोटे मोटे खर्चे हैं उन्हें क्लब करके एक साथ दिखा दो, अलग अलग मत दिखाओ, लेकिन जो हैवी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, द अकाउंटेंट शुड अटैच इंपॉर्टेंस टू मटेरियल डिटेल्स, इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स। जो फालतू की चीजें उन्हें इग्नोर कर सकते हो आप। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें लिखोगे नहीं, अलग अलग मत लिखो। जैसे हमारे 15 तरीके के छोटे छोटे खर्चे उन्हें क्लब करके एक साथ लिख लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और हैवी एक्सपेंडिचर है उन्हें क्लब मत करो। इफ दिस इज नॉट डन, अकाउंट विल ओवरबर्डन विद माइन्यूट डिटेल्स। अगर आप क्या करोगे, छोटे छोटे खर्चों को मर्ज नहीं करोगे तो पता चला आपका एक बार चाय का खर्चा अलग लिख दिया, एक बार कोई भीख मांगने आया उसका खर्चा अलग लिख दिया आपने, एक ऐसे करते करते 100-200 तरीके के अलग अलग खर्चे आ गए, उसका कोई सेंस नहीं है। तो फालतू की इंफॉर्मेशन से भीड़ भाड़ मच जाएगी। एज पर द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investor। कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन बताएं या ना बताएं, डिसीजन पे इफेक्ट आएगा। अब जैसे लड़की की शादी के लिए गए, लड़की की टांग नकली है, अब बताओ या ना बताओ तो फर्क पड़ेगा या नहीं, रिश्ता खत्म हो सकता है भैया, रुक सकता है। तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना। तो अब ये वाली चीज है जो बतानी पड़ेगी जरूरी। अब उस ये पता है ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट में 64% मार्क्स आए या 68%, उससे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उस समय ये मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। Therefore, keeping the convention of materiality, unimportant items are either left out or merged with other items। तो जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। सम आइटम्स आर शोन एज फुटनोट लाइक कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी होता है जो हो सकता है फ्यूचर में हमें किसी को पैसा देना पड़े, हो सकता है, अभी नहीं देना, हो सकता है, तो उसे ऐसे फुटनोट लिख देंगे, वैल्यू नहीं है ज्यादा इस बात की। मार्केट वैल्यू क्या इन्वेस्टमेंट की, उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वेदर द इंफॉर्मेशन is material or not depend upon the circumstances of case and common sense। ये हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस चीज की वैल्यू है और किस चीज की वैल्यू नहीं है। The role to be kept in mind is that of omission of information impairs the decision or conduct of its user, it should be regarded as material। अगर मैं कोई चीज छुपाऊं, नहीं बताऊं और आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, बताने से चेंज हो जाएगा, नहीं बताने से चेंज हो जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। द डिसीजन टू रिगार्ड एनी इंफॉर्मेशन एज मटेरियल शुड बी टेकन ऑब्जेक्टिविटी। However, an item may be material for one purpose, but immaterial for another, material for one। ठीक है ना, तो एक के लिए मटेरियल हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। इस साल के लिए कोई चीज मटेरियल है, अगले साल वो मटेरियल ना हो। पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटिटी राउंड ऑफ ऑल द फिगर टू नियरेस्ट रुपीज। रिकॉर्डिंग ऑफ पैसा विल मेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वाइडली। अब देखो पैसे वैसे आजकल कहाँ लिखे जाते,
तो पैसा इग्नोर किया जाता है, बल्कि कई बार तो रुपीज को भी राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 और 100 रुपीज में, ठीक है। दिस विल नॉट मेटीरियली इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन assume more importance than theoretically correct way of recording information। तो ये हमें कहता है मेटीरियलिटी की जो जो इंफॉर्मेशन वाइटल है, यूजफुल है, जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकती है, उसे हमें अलग से शो करना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, उनको क्लब करके, मर्ज करके हम अलग से शो ना भी करें तो चल जाएगा अकाउंटिंग में। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी तक हुआ था। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम लोग एक जैसी पॉलिसी या मेथड अपनाएं, जो हमने जो भी यूज करा है, हर बार हर साल एक जैसा मेथड अपनाएं, बार बार उसे चेंज ना करें। The comparison of one accounting period with the other is possible only when the convention of consistency is followed। आप पिछले साल से इस साल की अकाउंटिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक जैसी अकाउंटिंग करें। पिछले साल अकाउंटिंग कुछ और थी, इस साल कुछ और है, तो कंपेयर कैसे करोगे आप? It means accounting from one accounting period to another should be on the same basis। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको पता है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड होता है। तो स्ट्रेट लाइन या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या और कोई मेथड भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप उसको हर साल एक जैसा लगाइए। अगर आपने स्टॉक के लिए हम जनरली उसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो इसको हर साल करिए, है ना। आप अगर उसको हर साल ऐसा कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इसे इनकंसिस्टेंसी बोला जाएगा। कंसिस्टेंसी हाउ है, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कभी चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि जो नया मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो रही है, ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया मेथड है इससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पुराने में, और वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसे चेंज ही नहीं करेंगे। नया मेथड आपको तभी करना है जब वो ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, बट द इफेक्टिव चेंज शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सपोज आपने एक नया मेथड अपनाया तो आपको जो चेंजेस हैं वो भी बताने पड़ेंगे कि अगर पुराना मेथड फॉलो कर रहे होते तो हमारा प्रॉफिट ये होता, नया मेथड से ये आया है, फ्यूचर के प्रॉफिट पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। Consistency also means that different businesses are using the same kind of the accounting principle and materiality in maintenance of account and preparation of financial statement. This is ensured by generally accepted accounting principle GAAP। देखिए, आप एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर सब लोग एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं। आपको केवल अपने पिछले सालों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं करना होता, आपको करंट ईयर में भी दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना होता है। अब दूसरा जो बिजनेस है वो वही होगा सेम इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, तो अगर वहां पर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होती है तो आपको भी वही यूज करनी है। इसे भी हम कंसिस्टेंसी के अंदर लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है प्लेइंग सेफ। As per this convention, all prospective losses are taken into consideration, but not all prospective profits। देखिए, आपको लगता है कि आपको कुछ लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से तैयारी करोगे ना। अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी से आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा
और अब आप सोचें जी प्रॉफिट हो जाएगा और आप उसका इंतजाम करने लग जाएं, एक नई नई चीजों का ऑर्डर करने लग जाएं कि लॉटरी लग जाएगी मेरी, ऐसा नहीं है। कुछ गारंटी है कि हाँ भाई आपका अर्निंग होना ही होना है, फैक्ट है, तब तो एक अलग चीज होगी, लेकिन आप ऐसे अंदाजा लगाकर प्रॉफिट को पहले ही समय से पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो रियलाइज हो जाए। कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होती है। लेकिन लॉस, लॉस हमें पता है फ्यूचर में पक्का पक्का होगा, तो उसे आज ही लिख लेंगे हम। जैसे बेडर्स है, मैचिंग की वजह से भी बोल सकते हैं बेडर्स, प्रोविजन फॉर बेडर्स बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आप ये मानकर चलो जैसे स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ऐसा क्यों? कॉस्ट है 10,000, मार्केट वैल्यू 9,000, तो इसका मतलब आगे जाकर ये स्टॉक 10,000 वाला 9,000 में बिकेगा, तो 1,000 का लॉस होगा। ये लॉस आज तो नहीं हुआ ना, जब बेचोगे तभी तो होगा, लेकिन इसे आज ही लिख लेते हैं क्योंकि लॉस फैक्ट है, होगा, तो उसको आगे के लिए क्यों टालें, आज ही लिख लो। इन अदर वर्ड्स, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हम क्या करेंगे, हम कोई भी प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग हर एक टाइप के लॉस को आज ही लिख लेंगे। ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना। However, this convention is being criticized on the ground that it goes only against the convention of the full disclosure, but also against the concept of matching cost and revenue. देखो, अगर आप ऐसे लॉस को लिख रहे हैं जो अभी फ्यूचर में होगा, अभी नहीं है, तो कायदे से मैचिंग कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए गड़बड़ हो गया कि रिवेन्यू से एक्सपेंस को हम मैच करते हैं, और ऐसा लॉस जो आज हुआ ही नहीं फ्यूचर में होगा, उसे आज ही लिखने से मैचिंग में गड़बड़ हो जाएगी। It encouraged creation of secret reserve by making excess provision for depreciation, but and for doubtful debts etc. जैसे सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है आपका प्रॉफिट तो ज्यादा लेकिन आप दिखा कम रहे हो। जैसे बेडर्स पैसा डूबेगा फ्यूचर में, उसको आज ही आपने लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लेकिन असली में तो प्रॉफिट ज्यादा है, दिखा रहे हो कम, तो सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं इसे, कि आपने प्रॉफिट को छुपाया है। The income statement shows a lower net income and balance sheet overstate the liabilities and understate the asset. तो आप अपना प्रॉफिट कम करते जाओगे, तो ये बैलेंस शीट और पीएनएल पे उल्टा असर डालेगा। The convention of conservatism should be applied cautiously. आप cautiously लगाएंगे, क्योंकि ये आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा सकता है, तो रिजल्ट गड़बड़ ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए लगाएंगे। सम डिग्री ऑफ कंजर्वेटिज्म इज इनएविटेबल, कुछ ऐसी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, वेयर ऑब्जेक्टिव डाटा इज नॉट अवेलेबल। कुछ एग्जाम्पल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम प्रोविजन बनाते हैं, होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिखते हैं अभी, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को नहीं लिखते जनरली, क्यों? आगे जाकर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, उन्हें कम पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसे आज नहीं लिख रहे। वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ऐसा करने से भी हम लॉसेस को अभी लिख रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में फ्यूचर में चेंजेस होंगी, उसके लिए आज ही प्रोविजन बना रहे हैं, ये भी हमारा कंजर्वेटिज्म की वजह से है। शोइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू नोट एंड द पेड अप वैल्यू। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं पार्टनरशिप के केस में, 2-3 पार्टनर मिलकर, उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। आज आपने उसकी 50,000 की पेमेंट कर दी है, तो और उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो आज के हिसाब से उसमें 50,000 मिलेंगे, लेकिन आज ही बंद कर देंगे तो उस पर 10,000 ही मिलेंगे।
तो सरेंडर वैल्यू होती है आज बंद करने पे क्या मिलेगा, जो कम होती है पेड अप वैल्यू से। तो हम पेड अप वैल्यू पर ना दिखाकर सरेंडर वैल्यू पर दिखाते हैं। amortization of intangible asset like goodwill which has indefinite life, आपकी गुडविल की लंबी लाइफ होती है, आपको गुडविल का बहुत समय तक फायदा मिलता है, लेकिन आप उसे राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उसे खत्म कर देते हैं। उसे खत्म करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, कंजर्वेटिज्म की वजह से है। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी इट शुड बी फिलोसफी ऑफ लाइफ। इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे हमारे लाइफ में भी अनसर्टेनिटी होती है, तो हम कुछ कंजर्वेटिज्म को अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं। जैसे आपको लग रहा है बारिश आने वाली है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, 1-2 महीने में बारिश का मौसम होगा। अगर आपके यहाँ कोई लीकेज की समस्या है तो आप उसे आने से पहले ही ठीक कर लोगे ना। ये थोड़ी ना बारिश शुरू होगी, लीक होगा तब जाकर ठीक कराओगे। तो हम अपनी लाइफ में भी इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि जो कोई नुकसान होने की उम्मीद है या कोई होगा तो हम पहले से उसको कंसीडर कर लेते हैं। Conservatism does not justify deliberate understatement of profit. जानबूझ के प्रॉफिट को कम करना कंजर्वेटिज्म नहीं है, इसे हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कंजर्वेटिज्म को। With the development of corporate form of organization, conservatism is losing much of its significance. क्योंकि अब कंपनी वगैरह सब हैं तो वो एज पर लॉ के हिसाब से चलती हैं और कंपनी को अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना पड़ता है। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखाएगी तो उसके शेयर नहीं बिकेंगे, लोग उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कम होता चला जा रहा है। इंडिविजुअल बिजनेस में तो कोई देखने वाला है नहीं, तो आप जितना मर्जी कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर लो, लेकिन पार्टनरशिप में भी नहीं है, पार्टनर को पता है क्या ट्रू प्रॉफिट है, कम करके टैक्स कम होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में उन्हें पब्लिक को दिखाना होता है हमारी कमाई कितनी है, तो उस वजह से कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कम अप्लाई हो रहा है अब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने की वजह से। However, some degree of conservatism is in an interpretation of financial statement. The convention advocates don't count on the eggs which are not hatched but provide for umbrella for the rainy days. तो इसका मतलब यही है कि आप फ्यूचर के बारे में, अपने फायदों के बारे में ना सोच करके अपने नुकसान को ध्यान में रखें। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज में आता है।